शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज सोमवार है और आज हमें मिली हैं कितनी कार्यपत्रिकाएं? 2 कार्यपत्रिकाएं। एक हमारी हिंदी विषय से संबंधित है और दूसरी हमारी ईवीएस से संबंधित है। पहली जो कार्यपत्रिका है वो 13A संख्या की है जो कि हिंदी की है और 13B संख्या की हमारी ईवीएस की कार्यपत्रिका है। आइए हल करते हैं आज की हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका। सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में ऊपर दी गई सभी जानकारियां लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 13A, दिनांक 19/4/2021, कक्षा 5, जो भी आपका सेक्शन है ABC वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है और पहला पाठ हमारा है राख की रस्सी, जिसे हम पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। आइए आज की कार्यपत्रिका को हल करते हैं। नमस्कार बच्चों, आइए आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी को बोलकर पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राख की रस्सी सच में होती है। बच्चों, रस्सी एक संज्ञा शब्द है। आज हम पाठ में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। चलिए अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको अपना पहला पाठ राख की रस्सी अच्छे से पढ़ना है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दोबारा से आप इसको पढ़ सकते हैं। और पाठ में आए नाम वाले शब्दों को, नाम वाले शब्द यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। उनको आपने ढूंढना है। और साथ में आज हम संज्ञा के भेद के बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर ये जो नाम वाले शब्द होते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? यहाँ पर कुछ नाम लिखे गए हैं, जैसे कि मोहन, शेर, केला, दिल्ली, बाजरा आदि। और जातिवाचक संज्ञा में भी कुछ नाम लिखे गए हैं, जानवर, फल, शहर, अनाज आदि। और भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से नाम हैं? मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी आदि। इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अच्छे से समझने के लिए आइए इनकी परिभाषाओं को ध्यान से समझते हैं। यहाँ चित्र में 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या बातचीत कर रहे हैं। सुमित, तुम दिल्ली जा रहे हो? हाँ मानव, वहाँ इंग्लैंड और भारत का क्रिकेट मैच देखूंगा। अब इन दोनों की बातचीत में हमने देखा सुमित और दिल्ली, मानव, इंग्लैंड और भारत। ये कोई साधारण नाम नहीं है, बल्कि विशेष देशों के नाम हैं और विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। अब व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सुमित और मानव ये 2 व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। और स्थान भी कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली, इंग्लैंड और भारत की बात की जा रही है। तो जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या फिर भाव के नाम की बात करते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मान लीजिए आपके स्कूल में बहुत सारे अध्यापक हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ हिंदी की अध्यापिका रेखा, तो हम एक विशेष अध्यापिका की बात कर रहे हैं जो आपको हिंदी पढ़ाती है, तो एक विशेष नाम हो गया। बहुत सारे बच्चों में अगर आप अपना नाम लेते हैं तो आप एक विशेष बच्चे हैं। सारे बच्चे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपका नाम एक विशेष है, आप एक अलग विशेष बच्चे हैं। तो इसी प्रकार से जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या भाव के नाम के बारे में हमें पता चलता है, तो उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपके परिवार में अनेक सदस्य हैं, लेकिन जब हम मम्मी की बात करते हैं तो आपकी मम्मी का एक विशेष नाम है। आपके पापा की बात करते हैं तो आपके पापा का भी एक विशेष नाम है। जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम से संबंधित बात करते हैं तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और इसी आधार पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा भी बना सकते हैं कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आप और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति। अब व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का एक नाम होता है, जैसे कि सुजय, अब्दुल कलाम, मिशा, अमिताभ। आपका भी अपना नाम है, मेरा भी अपना नाम है। तो जितने भी नाम होते हैं विशेष व्यक्तियों के, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं।
अब किसी विशेष भवन का नाम, जैसे कि लाल किला। अब हर किसी भवन को तो लाल किला नहीं कह सकते, लाल किला तो अपने आप में विशेष है, कुतुब मीनार भी विशेष है, हवा महल भी विशेष है और ताजमहल भी एक विशेष महल का नाम है। तो इन सबको भी हम किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। स्थान, अब स्थान का एक अपना विशेष नाम होता है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, शिमला। हर किसी जगह के नाम को तो हम ये नाम नहीं दे सकते, तो ये भी विशेष है। पर्वत, अब हिमालय, नीलगिरी, अरावली, विंध्याचल, हर एक पर्वत का एक विशेष नाम दिया गया है। और नदियाँ, नदियों के भी अपने नाम होते हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सतलुज, इन सभी के नाम आपने सुने होंगे। तो जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को विशेष नाम दे देते हैं तो वो हमारी बन जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए दूसरे प्रकार की संज्ञा के बारे में जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा। इस चित्र को ध्यान से देखिए और यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है? माँ, हम बाजार क्यों जा रहे हैं? और माँ कहती है, बेटा, फल, सब्जी और कुछ कपड़े खरीदने हैं। इस बातचीत में माँ, बाजार, फल, सब्जी, कपड़े, ये जो शब्द हैं किसी विशेष नाम के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि माँ, अब माँ तो कोई भी हो सकती है, अब माँ का तो नाम नहीं बताया गया। बाजार, बाजार भी कोई भी हो सकता है। फल सब्जी, अब फल सब्जी का भी कोई विशेष नाम नहीं बताया। और कपड़े, कोई भी कपड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष जानकारी ना दे के एक पूरे समूह या जाति के बारे में बताया गया है। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी विशेष के बारे में पता नहीं चलता, बल्कि पूरी जाति या पूरे समूह के बारे में पता चलता है, उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, अब बहुत सारे बच्चे, कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई विशेष बच्चे की बात नहीं हो रही है, तो बच्चे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन सभी बच्चों में से अगर मैं एक बच्चे का नाम लेती हूँ, मोहन, तो मोहन क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब स्कूल में बहुत सारे अध्यापक हैं, तो बहुत सारे अध्यापक, अध्यापक क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन रेखा अगर मैं नाम लेती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब माँ, माँ तो कोई भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी माँ का नाम लेते हैं तो वो क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जब हम विशेष व्यक्तियों की बात करते हैं, वस्तुओं की, स्थानों की, भावों की बात करते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। और जब हम पूरी समूह की बात करते हैं, पूरी जाति की बात करते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा की भी परिभाषा बन जाती है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। प्राणी, यानी कि खरगोश, कछुआ, मित्र, शत्रु, लड़की, लड़का, स्त्री, बूढ़ा, देव। अब ये पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। खरगोश, कोई विशेष नाम नहीं पता कि ये मेरे वाला खरगोश है, इसका मैंने नाम रखा है चिंटू, लेकिन खरगोश तो कोई भी हो सकता है, कछुआ भी कोई भी हो सकता है। तो पूरी जाति के बारे में ये शब्द बता रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब मान लीजिए आप अपने घर में एक खरगोश पालते हैं, उसका नाम चिंटू रखते हैं, तो खरगोश तो कोई भी हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन चिंटू आपका है, विशेष खरगोश है, जिसको आपने नाम दिया है, पाला है, तो वो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तुएं, अब सेब, आम, फल, पुस्तक, अलमारी, टोकरी, कपड़े, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये जो पुस्तक है वो रिमझिम है, तो पुस्तक तो कोई भी हो सकती है, लेकिन रिमझिम तो एक विशेष पुस्तक का नाम है, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, तो रिमझिम क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से स्थान, अब शहर, कोई भी शहर हो सकता है, देश, पर्वत, नदी, उपवन, अस्पताल, कोई भी हो सकता है। तो पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं, तो ये किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर मैं कहूँ दिल्ली शहर, तो दिल्ली एक विशेष नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। देश, कोई भी देश हो सकता है, लेकिन भारत, भारत एक विशेष देश है, विशेष नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से नाना, मामा, चाचा, भाई, बहन, माता, पिता, कोई भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने नाना का नाम लेते हैं, मनोहर लाल, तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जब कोई विशेष नाम की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, और पूरी जाति के बारे में बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आइए तीसरे प्रकार की संज्ञा भी देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। इस चित्र को ध्यान से देखिए। कुतुब मीनार की ऊंचाई से मुझे डर लगता है। और दूसरे चित्र में, राहुल पढ़ाई पर ध्यान दो। अब दोनों बातचीत में ऊंचाई और डर, पढ़ाई और ध्यान,
इनको हम महसूस कर सकते हैं। ऊंचाई, अब ऊंचाई को हम महसूस कर सकते हैं आँखों से कि कितना ऊंचा है। डर, डर को भी हम महसूस कर सकते हैं अंदर से। पढ़ाई, पढ़ाई जब हम करते हैं तो पढ़ाई का जो भाव होता है उसको हम महसूस कर सकते हैं। ध्यान देना, अब ध्यान देने का भी भाव होता है, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। अब आप कहोगे मैडम ऊंचाई को तो हम छू सकते हैं। नहीं नहीं, आप कुतुब मीनार को छू सकते हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। फिर आप कहोगे नहीं नहीं, पढ़ाई को भी हम देख सकते हैं। पढ़ाई को नहीं देख सकते, आप अपनी किताबों को देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई, जो पढ़ने का भाव है, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए ऊंचाई, डर, पढ़ाई, ध्यान, ये सभी शब्द कुतुब मीनार और राहुल के गुण, धर्म, विशेषता आदि के भाव के बारे में बता रहे हैं। और जब इस तरह के भावों के बारे में बताया जाता है जिन शब्दों के माध्यम से, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की पहचान करने के लिए एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। और इसी आधार पर हम भाववाचक संज्ञा की परिभाषा भी बना सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था के बारे में पता चलता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उनके गुणों को, दोषों को, दशाओं को, अवस्थाओं को हम महसूस कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ और नाम देख सकते हैं जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, यौवन। बचपन को हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। हाँ, बच्चे को छू सकते हैं, लेकिन उसके बचपन को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मिठास, सुंदरता, वीरता, कायरता। मिठास, अब आम बहुत मीठा होता है। अब आम को तो हम छू सकते हैं, लेकिन उसकी मिठास को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। क्रोध, घृणा, मित्रता, भय आदि। अब मित्रता, अपने दोस्त को तो आप छू सकते हो, लेकिन उसकी मित्रता, उसकी फ्रेंडशिप को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। लिखावट, पढ़ाई, थकावट, उड़ान। अब जब आप थक जाते हो तो थकावट को आप नहीं छू सकते, देख नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। इन सभी भावों को हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि के बारे में पता चलता है, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में विस्तार से जानने के बाद अब वापस लौटते हैं हमारी आज की कार्यपत्रिका के पास, क्योंकि इसके बाद आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे, मोहन, शेर, केला, दिल्ली, बाजरा ये विशेष नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखे गए हैं। जानवर, फल, शहर, अनाज ये पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में रखे गए हैं। मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी, इन सभी भावों को हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा में रखा गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। जातिवाचक संज्ञा, सबसे पहला आपके पास चित्र आप देख रहे हैं, फूल, और इसके लिए विशेष नाम क्या हो सकते हैं? कौन कौन से फूलों के नाम हो सकते हैं? गुलाब, कमल, सूरजमुखी। दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं फल। अब फल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने 3 विशेष नाम लिखने हैं, क्योंकि विशेष नाम को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नाम क्या क्या हो सकते हैं? आम हो सकता है, केला हो सकता है, संतरा हो सकता है। जो भी फल आपको अच्छा लगे, कोई भी 3 फल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है पक्षी। अब पक्षी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ मोर, तो मोर एक विशेष पक्षी का नाम है। मैना, मैना भी विशेष पक्षी का नाम है। तीतर, तीतर भी विशेष पक्षी का नाम है। आप यहाँ पर किसी भी विशेष पक्षी के नाम को लिख सकते हैं। आगे है हमारा ऐतिहासिक इमारतें। अब इमारत तो कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं कहूँ लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, तो ये विशेष इमारतों के नाम हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इन सभी के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं और इस प्रश्न को पूरा करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। और ये पंक्तियां तो जानी पहचानी लग रही हैं, ये तो आपके पहले ही पाठ राख की रस्सी से ली गई हैं।
लोनपोगार तिब्बत के राजा सोनग वैसन गाम्पो के मंत्री थे। अब इस पूरी पंक्ति में लोनपोगार किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तिब्बत किसी देश का नाम है, सोनग वैसन गाम्पो यहाँ पर विशेष राजा का नाम है। तो ये सारे शब्द क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मंत्री तो कोई भी हो सकता है, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। अब भेड़ तो कोई भी हो सकती है, दिन कोई भी दिन हो सकता है, बेटे कोई भी बेटा हो सकता है, शहर कोई भी शहर हो सकता है। तो दिन, बेटे, भेड़, शहर, ये सारे क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा। शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की। तो लड़की कोई भी लड़की हो सकती है, तो यहाँ पर लड़की भी क्या है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। लोनपोगार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे। अब समझदारी, इसको तो हम महसूस कर सकते हैं। समझदारी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। रस्सी कोई भी हो सकती है, तो ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। अब चालाकी, ये भी क्या है? महसूस करने वाली बात है। कौन कितना चालाक है उसको हम महसूस कर सकते हैं। समझदारी, इसको भी हम महसूस कर सकते हैं। ये क्या है? भावों के नाम। तो ये हमारे क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से इन पंक्तियों में आए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्दों को आपको अलग अलग करके अपनी कॉपी में लिखना है। और आप पूरे पाठ को भी पढ़ सकते हैं और पूरे पाठ में जो जो शब्द आए हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं या फिर जातिवाचक संज्ञा में आते हैं या फिर भाववाचक संज्ञा में आते हैं, उनको भी आप अलग से अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में कुल 2 ही प्रश्न थे, लेकिन संज्ञा के भेदों को समझना जरूरी था। इसलिए सबसे पहले हमने संज्ञा के भेदों के बारे में विस्तार से जाना। आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। अपने आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों के नाम बोलिए व बच्चे से खेल खेल में पूछिए कि ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, आपके आसपास जितने भी व्यक्ति हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके घर के सदस्य, आसपास की वस्तुएं, उनको ध्यान से देखिए और उनके नाम लिखिए और पता लगाइए कि क्या ये किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम है या फिर ऐसे ही पूरी जाति के बारे में बता रहा है। और इस तरह से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की एक लिस्ट बना सकते हैं। और साथ में जो जो भाव आप महसूस कर सकते हैं उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। इस एक्टिविटी को आप अपने घर पर पूरा कर सकते हैं, अपने भाई बहन की मदद ले सकते हैं और अपने मम्मी पापा की भी मदद ले सकते हैं। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। साथ में कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, घर से बाहर नहीं जाना है, खुद को सुरक्षित रखना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और साथ में कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हर संभव प्रयास हमें करना है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।